हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। कल तक हम पढ़ चुके थे कि जो थ्योरम बीपीटी है उसको कैसे हम प्रूव करेंगे। हमने उसका प्रूव पढ़ लिया था। उसके अलावा उससे पहले भी जो कुछ भी टॉपिक्स थे हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थियरम्स थ्योरम जिसे कहते हैं, आपको मैं कल अच्छे से समझा चुकी हूँ। एंड आई होप कि आप सब लोगों ने उसे अपने आप से ज़रूर करके देखा होगा। देखिए बेटा, जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे तब तक अच्छे से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई आपके लिए कितना भी मेहनत करता रहे, लेकिन अपने लिए सबसे ज़्यादा मेहनत आप ही को करनी है। ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को अपडेट रखिए और अपने ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करिए। तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है तो खुद सब कुछ करना है। ठीक है, तो हमने कल बीपीटी पढ़ ली थी। अब हम उसका कन्वर्स पढ़ेंगे। कन्वर्स का मतलब क्या, कि उसका उल्टा। ठीक है, कि अगर जैसे आपकी थ्योरम बीपीटी क्या बोल रही थी कि अगर कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल है और उसमें अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, एक थर्ड साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो जो दो पॉइंट्स पर उस ट्रायंगल की दूसरी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, ये हमने कल प्रूव कर लिया था कि वो कैसे सेम रेशियो में डिवाइड होता है। अब ये जो थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये बोलती है कि अगर कोई भी, देखिए, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो थ्योरम के स्टार्टिंग में जो बात बोली गई होती है वो गिवन होती है और बाद में जो चीज़ बोली गई होती है उसको हमें प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि जो एक लाइन है जो किसी ट्रायंगल की एक साइड के कट कर रही है, इस तरह से सेम रेशियो में कट कर रही है, यानी कि ये जो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आज हमें इस वाली थ्योरम में गिवन है। बोल रहे हैं कि अगर कोई लाइन है जो किसी एक लाइन के मतलब अंदर ट्रायंगल में जा रही है और जो उसकी दो दूसरी साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो लाइन जा रही है, जो लाइन डी ई है, वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, आज हमारा गिवन और टू प्रूव और सब कुछ अलग हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। यहाँ पर गिवन है कि ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ठीक है, आपको इस ट्रायंगल में ये गिवन है कि जो ए डी अपॉन डी बी है और जो ए ई अपॉन ई सी है वो इक्वल है, रेशियो इक्वल है। ये आज हमें बताया है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ये चीज़ हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, आज हमें प्रूव करना है जो कल हमें गिवन था, मतलब जो पिछली 6.1 थ्योरम में जो गिवन था वो आज हमें प्रूव करना है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया क्या करना है। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डी ई को ही इसके पैरेलल प्रूव करना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें हम उसको बी सी के पैरेलल मानेंगे, क्योंकि डी ई को तो हमें पैरेलल प्रूव ही करना है ना, तो इसको तो हम पैरेलल मान नहीं सकते हैं। इसीलिए हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम पैरेलल मानेंगे। मान लिया कि डी से ही वो लाइन स्टार्ट होगी यहीं से और इस तरह से ऐसे चली जाएगी और उसको हम पॉइंट को ई डैश मान लेंगे। ठीक है, मान लिया कि जो डी ई डैश लाइन है ये पैरेलल है बी सी के। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो हमने इस तरह से मान लिया। देखिए, हमें प्रूफ तो डी ई को ही बी सी के पैरेलल करना है, तो सीधी सी बात है कि ये इसके पैरेलल होगी, लेकिन हमें वो प्रूव करना है। पर जब प्रूव हमें हुआ नहीं है तो आगे हम क्वेश्चन को लेकर बढ़ें कैसे, उसको सॉल्व करें कैसे, उसके लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन अपनी तरफ से मानी जिसको हमने मान लिया कि वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ड्रॉ की जगह हम लेट कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉ बोलना गलत है, क्योंकि वो पैरेलल तो हो ही नहीं सकती है। तो हम मान लेते हैं लेट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। ये मान लिया हमने। इसके बाद अब हमें आगे चलना है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि मान लीजिए अभी आप थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को भूल जाइए कि ये कुछ है यहाँ पर। ठीक है, आप सिर्फ ये लेकर चलिए कि डी ई डैश है। तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे देख लेते हैं कि जो हमारा, क्योंकि हमने फर्स्ट थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइन किसी थर्ड साइड के पैरेलल में जा रही होती है तो वो ट्रायंगल को बराबर बांट रही होती है, यानी कि मतलब उसके रेशियोज इक्वल होते हैं। यही हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था बीपीटी में। तो यूजिंग बीपीटी हम क्या कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी
इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि हमने अपनी फर्स्ट थ्योरम में यही पढ़ा है। हमने क्योंकि देखिए अभी हमने माना है कि जो डी ई डैश है वो बी सी के पैरेलल है, तो अगर डी ई डैश बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी ए ई डैश और ई अपॉन ई डैश सी के बराबर होना चाहिए। आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि वहाँ पर लिखा ये चीज़ लिखी हुई है और यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है वाई। ऐसा क्यों है? तो अब आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों है। तो देखिए बुक में तो y लिखा है, लेकिन जब आप इसका सॉल्व करेंगे, कभी कभी ऐसा आता है पेपर में कन्वर्स ऑफ पीपीटी ही सॉल्व करने के लिए आ जाती है, प्रूव करने के लिए आ जाती है, तो वहाँ पर आप ये मत सोचना कि अगर बुक में y लिखा है तो हम भी यहाँ पे y लिख कर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको रीज़न देना है प्रॉपर कि क्यों ऐसा है। आप जब भी कोई भी चीज़ प्रूव करते हैं उसमें अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो हो रहा है ये क्यों है, ऐसा हमने रेशियो इक्वल लिख लिया बाय बीपीटी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए ये भी याद रखिएगा कि आप यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे थ्योरम 6.1, इस तरह से नहीं आपको बताना है। थ्योरम का नंबर लेकर आप कभी भी रीज़न नहीं देंगे, उसका नाम बताइए या फिर अगर उसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है फिर। ठीक है, तो हमने लिख दिया बाय पीपीटी, ये हो गया। इसके बाद हम ये भी जानते हैं, कि जो हमारा गिवन में क्या दिया हुआ है। देखिए गिवन में आपको दिया हुआ है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, आपको गिवन है कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर हम जो प्रूफ स्टार्ट करने लगे, हमने जो एक लाइन जो कंस्ट्रक्शन किया उसमें ए डी अपॉन डी बी ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो अगर एक ही चीज़ दो अलग अलग चीज़ों के इक्वल होती है तो वो दो अलग अलग चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं, है ना, ये तो आप मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, अब इसमें भी देखिए बुक में लिखा हुआ है वाई, तो यहाँ पर आप वाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम गिवन। हमें ये गिवन है कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है, इसलिए, और हमने ये प्रूव अभी बाय पीपीटी हमने ये लिखा जिस वजह से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर गिवन, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, जिसकी वजह से हमने ये लिख दिया है। ठीक है, अब इससे हमें प्रूव क्या करना है, हमें तो ये प्रूव करना है ना कि जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, हम डी ई को फिर से हाईलाइट कर लेते हैं। हमें तो ये प्रूव करना है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। तो वो पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या आना चाहिए कि जो ई डैश और ई पॉइंट है ना ये कोइंसाइड करने चाहिए। कोइंसाइड करने का मतलब आपको पता है कि आपने डी ई डैश को पैरेलल माना हुआ है और डी ई को आपको पैरेलल प्रूव करना है। तो सीधी सी बात है, जो अगर जो माना है और जो प्रूव करना है वो एक ही पॉइंट बन जाएगा तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो हम क्या करते हैं, जो हमें ये मिल गई स्टेटमेंट, इसमें हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं 1 को। तो एडिंग 1 बोथ साइड, तो यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे ए ई ओवर ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश ओवर ई डैश सी प्लस 1, तो क्या आएगा, यहाँ पर जब आप करेंगे तो आएगा आपका, यहाँ नीचे आपको नहीं दिखेगा, मैं ऊपर लिख लेती हूँ। तो ये आपका हो जाएगा, जब आप एलसीएम लेंगे इधर तो ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? देखिए यहाँ पर जो था आपने +1 जब ऐड करने लग जाते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं, 1 के नीचे भी हम 1 मान लेंगे कि नीचे 1 है।
ठीक है, डिनोमिनेटर भी 1 है, तो जो इसका डिनोमिनेटर EC है और इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 के साथ कोई भी दूसरा डिनोमिनेटर का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ आती है, तो इसीलिए EC जो हो गया वो एलसीएम हो गया। अब जब EC एलसीएम हो गया तो 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई होगा, तो EC मल्टीप्लाई 1 किया तो यहाँ पर EC लिख दिया, और जो AE है वो पहले से लिखा था, और सेम यही काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अब आप देखिए अपने फिगर में कि अगर आप AE और EC को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए A से लेकर E तक जो है वो इतना पार्ट है और E से लेकर C तक इतना पार्ट है, अगर ये दोनों ऐड हो गए तो पूरा क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, और नीचे जो है EC वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। ऐसे ही अब दूसरे वाले में है AE डैश, अब देखिए AE डैश है यहाँ तक और E डैश C है यहाँ तक, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो पूरा फिर क्या बनेगा, फिर से AC बनेगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, AC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन E डैश C। इससे आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि जो EC है वो E डैश C के इक्वल है, क्योंकि AC और AC तो कॉमन है ना, तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं, और E डैश C जो है वो इक्वल हो जाएंगे, इनका रेसिप्रोकल इक्वल है तो वो भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर EC इज इक्वल टू E डैश C। अब देखिए जो EC से लेकर का जो भी डिस्टेंस है वो E डैश C से लेकर भी सेम है, तो ऐसा कब हो सकता है, दो डिस्टेंस एक जैसे कब हो सकते हैं, एक ही लाइन पर। हाँ, मतलब देख लीजिए आप, एक लाइन मान लीजिए मैं ये बना रही हूँ, यहाँ पर एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसका नाम है E, इसका नाम है इसका नाम है E डैश, इसका नाम है E और इसका नाम है C। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि E से लेकर C तक जितना आप मेजर करेंगे स्केल से, उतना ही E डैश से लेकर C तक भी होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि जब दोनों का डिस्टेंस सेम हो और वो दोनों अलग अलग जगह में हो, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। सेम इसी तरह से यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हमारा E डैश और E जो है वो अलग अलग पॉइंट्स हो, वो सेम पॉइंट है। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो E डैश और E है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने का मतलब एक ही जगह पर आ रहे हैं। सो E एंड E डैश कोइंसाइड्स, therefore DE इज पैरेलल टू BC। इसलिए हम ये बता सकते हैं कि जो DE है वही BC के पैरेलल है, क्योंकि DE डैश को तो हमने BC के पैरेलल ही माना था, और E डैश और E एक ही पॉइंट हो गए, तो फिर DE जो है BC के पैरेलल हो गया। यहाँ पर हमारी कन्वर्स ऑफ VPT थ्योरम प्रूव हो गई। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा से फिर से मतलब क्लास को एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको नहीं आता है, अपने आप से करने पर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूँगी। जैसे कि अब हम लोगों ने BPT और कन्वर्स ऑफ BPT दोनों ही समझ लिए थ्योरम्स। अब हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा सा कुछ अलग है। वो क्या है, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें एक लाइन है DE, वो BC के पैरेलल जा रही है, पर इसमें आपको प्रूव ये करना है कि जो AD है, मतलब जो इतना पार्ट है AD, उसके पूरे अपॉन में AB लिखा है। देखिए हम जो जानते हैं कि हमने जब BPT प्रूव की थी तो हमने ये प्रूव किया था कि AD अपॉन DB होता है और AE अपॉन EC होता है, लेकिन यहाँ पर हमसे AD अपॉन पूरा का पूरा AB बोला जा रहा है। तो ये हम कैसे करेंगे, यही हमारा एग्जाम्पल है। और देखिए क्लास 10 हो या कोई भी क्लास हो, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ही कंप्लीट करते रहते हैं और उनको लगता है कि बस एक्सरसाइज हो गई और बुक हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पता नहीं आपको कि कौन से एग्जाम्पल में से कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी करें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए। इसीलिए मैं आपको हर एक एग्जाम्पल कराने की कोशिश करूँगी, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कम से कम वो तो मैं कराऊँगी ही। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें आपसे बोला जा रहा है, ये एग्जाम्पल काफ़ी बार क्वेश्चन में भी आ चुका है, पेपर्स में भी आया है एग्जाम्स में, इसीलिए भी मैं आपको ये बता रही हूँ। इसे ध्यान से समझिए कि जो ट्राइंगल है ABC और इसमें आपको DE एक लाइन पैरेलल दी हुई है, ये आपको गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। देखिए गिवन DE इज पैरेलल टू BC, और हमें प्रूव करना है कि जो AD पार्ट है वो पूरे AB के अपॉन इज इक्वल टू AE अपॉन पूरा का पूरा AC इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट जब भी हम प्रूव करने के लिए करते हैं तो जो हमें पता होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें पता है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले अपना प्रूफ स्टार्ट करने के लिए लिखते हैं सब हेडिंग प्रूफ। अब हम ये जानते हैं कि अगर DE BC के पैरेलल है, अगर ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो AD अपॉन DB
इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? बाय बीपीटी। बीपीटी के अकॉर्डिंग हमें ये पता है जो थ्योरम 6.1 है। देखिए बुक में भी आपको लिखा दिख रहा होगा कि यहाँ पे ब्रैकेट में थ्योरम 6.1 लिखा हुआ है, लेकिन आपको कभी भी नंबर बता के थ्योरम नहीं बतानी है, उसका नाम बताइए, या फिर बहुत अच्छा होगा अगर आप उसकी स्टेटमेंट ही लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर बाय बीपीटी। बीपीटी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। अब देखिए अगर ऐसा होता है ना, तो इसका उल्टा भी होता है, इसका रेसिप्रोकल भी होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखिए कि हम इसको जो भी हमने प्रूव किया, जैसे बीपीटी में ये होता है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होता है, उसका रेसिप्रोकल भी पीपीटी के अकॉर्डिंग ही होता है। इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें आपको मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आ रहा होगा। मान लिया बीपीटी के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि ऐसा होता है, और आपको पूरा का पूरा अच्छे से पता है कि अगर कोई भी दो फ्रैक्शंस इक्वल में लिखे हुए हैं तो उनका जो रेसिप्रोकल अगर दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी वो वैसे हम लिख सकते हैं, वो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर मैं एक को ही अलग कर देती और एक को नहीं करती तो प्रॉब्लम हो जाती। मैंने दोनों को ही रेसिप्रोकल कर दिया तो ये भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे का जो स्टेप है हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, अभी हमारे पास ए डी और डी बी अलग अलग टुकड़े हैं, पर हमें एक पार्ट में पूरा का पूरा ए बी साइड चाहिए और एक साइड पूरी की पूरी ए सी चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर एक ए डी में अगर डी बी ऐड हो जाए तो पूरा का पूरा ए बी आ जाएगा, और ए ई में ई सी ऐड हो जाए तो पूरा ए सी आ जाएगा। तो इस तरह का एडिशन लाने के लिए ही हम यहाँ पर दोनों साइड 1 ऐड करेंगे। दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे। अब आप ये सोचेंगे कि जो 1 है वो हम रेसिप्रोकल करके क्यों ऐड कर रहे हैं, इसमें भी तो कर सकते थे, काम तो वही करना है। यहाँ भी तो +1 करेंगे तो ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं इसे पहले प्रूव करके बता दूँ, क्योंकि जब आप प्रूफ पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने रेसिप्रोकल करके ही +1 क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन जब अचानक से उनसे क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाए या एग्जाम में आ जाए तो उनको याद आता है कि हमने किया तो था लेकिन अब स्टेप्स याद नहीं आ रहे हैं। तो वो तब इसलिए नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि हमने समझ लिया। ठीक है, आप ये देख लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। पर अगर आप खुद 3-4 बार इसे खुद अपने हाथ से कर करके नहीं देखेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस होते हैं कि फिर हम भूल जाते हैं कि वो हमें कैसे करना है। मतलब स्टार्टिंग ही याद नहीं आ रही होती है। कभी कभी होता है पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, सब कुछ आता है, बस यही याद नहीं आ रहा कि स्टार्टिंग में करना क्या था। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। तो ये जो कुछ भी मैं कराऊँ आप उसको एक बार अपने आप से ज़रूर करिए, कम से कम 2 बार तो करिए ही करिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से करके हम एलसीएम ले लेते हैं। भाई यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अकेला 1 लिखा हुआ है, अकेला फ्रैक्शन है, ये भी देखिए एक फ्रैक्शन फॉर्म में ही है, एक तरह से अपॉन में लिखा है मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो उनको ऐड करने के लिए दूसरे फ्रैक्शन के लिए भी हमने डिनोमिनेटर में 1 मान लिया, अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब जब 1 मान लिया तो एलसीएम लेते हैं ना, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं तभी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो AD के साथ 1 का एलसीएम लेंगे तो AD ही आएगा क्योंकि ये तो 1 है और 1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर रहता है। तो एलसीएम हो जाएगा AD। ऊपर देखिए जो ये DB टर्म है ये हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि जो हमारा एलसीएम है और जो उसका डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये इस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ये वाला प्लस का साइन लगाया। अब ये जो 1 है इस 1 की जगह पर AD आ जाएगा। तो ये 1 की जगह पर AD कैसे आ जाएगा, आपने देखा कि जो ये वाला 1 है इसका जो डिनोमिनेटर है इस 1 के टेबल में AD टाइम्स ही आएगा। तो उस AD को हम ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ न्यूमरेटर में 1 है इसलिए वो एज इट इज़ AD ही रहेगा। ठीक है, सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। डिनोमिनेटर में AE आ जाएगा यानी कि जो एलसीएम आएगा वो AE ही होगा और AE इसका डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम भी आया है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, ये EC ही रहेगा। प्लस 1 की जगह पर आप देखिए कि 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर है और इस डिनोमिनेटर में हम देखेंगे जो ये हमारा एलसीएम आया है ये इस डिनोमिनेटर के टेबल में कितने टाइम्स आता है।
तो 1 के टेबल में तो कोई भी नंबर उतने ही टाइम्स आता है, तो यहाँ पर तो ये नंबर नहीं है, पर फिर भी हम उसको एज ए एलसीएम लेकर ही कर रहे हैं। तो 1 के टेबल में AE भी AE टाइम्स आएगा, यानी कि उसी AE को जितने टाइम्स वो आता है उस AE को हम ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, और न्यूमरेटर में क्योंकि 1 है तो 1 में AE मल्टीप्लाई करने का मतलब AE ही हो गया। ठीक है, इसको अगर किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करके वही सेम नंबर रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, इसके बारे में आप मुझे पता करके बताइएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको पता है। जिसको भी पता है वो बहुत ज़्यादा खुशी से मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर तो AD है, और DB प्लस AD क्या हो जाएगा, देखिए DB प्लस AD और DB ऐड करेंगे तो पूरा AB मिल जाएगा। देखिए हमें जैसा है क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने को दिया है वैसा मिल रहा है, ये AB हो गया। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर AE है, और यहाँ पर EC प्लस AE करेंगे, अगर EC प्लस AE करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा AC मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE आ गया, और हमारे टू प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB है, यहाँ पर AB अपॉन AD है, तो ये क्या उल्टा लग रहा है ना। चलिए देख लेते हैं कि ये वाला भी वैसा है कि नहीं है। यहाँ भी देखिए AE अपॉन AC है, और यहाँ पे AC अपॉन AE है, मतलब ये दोनों ही अगर रेसिप्रोकल कर दिए जाएं तो फिर हमें जो प्रूव करना था वो आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई दो फ्रैक्शंस इस तरह से इक्वल में लिखे हुए हैं, हम उन दोनों को ही अगर साथ में रेसिप्रोकल करते हैं तो फ्रैक्शन की या हमने इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। मेरे ख्याल से आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो यहाँ पर जो है आपका एग्जाम्पल 1 प्रूव हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 भी हैं। मैं आपको ये होमवर्क देना चाहती हूँ, मैं ना भी दूँ तब भी आपकी ड्यूटी है कि आप करें, क्योंकि ये आपकी ही लाइफ है, आपको पढ़ना है अच्छे से, और पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं है कि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, इसीलिए कि आपको अपने ब्रेन को शार्प बनाना है। अपने ब्रेन को आप शार्प तभी बना सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलकुलेशंस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ब्रेन अपने आप ही शार्प हो जाएगा। और जिसका ब्रेन शार्प बनता है वही इंसान सबसे ज़्यादा स्मार्ट होता है। और आपको अच्छे से पता है कि आज का टाइम और आने वाला हर टाइम जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट इंसान का ही होने वाला है। तो खुद का टाइम अगर रखना है, अगर आपको दूसरों के से ज़्यादा डांट फटकार खा के काम नहीं करना है, या फिर मतलब बहुत अच्छे से आपको अपनी लाइफ अच्छी सेटल करनी है, खुशी खुशी रहना है, और आप चाहते हैं कि सब खुश रहें आपके साथ में, तो ज़रूरी है कि आप अपने ब्रेन को शार्प करिए और उसको क्वेश्चन सॉल्व करके शार्प करिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से ही ब्रेन शार्प होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में जो कुछ भी आपकी क्लास में होता है वो इसीलिए होता है कि आपका ब्रेन उस लेवल तक कर सकता है उस चीज़ को। इसलिए आपको डरना नहीं है कि अरे 10th क्लास का इतना सब हार्ड है, हमसे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपके ब्रेन में उतनी पावर है जितना बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, आप उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप अपने ऊपर आपको सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा। ये चीज़ का हर बच्चे को अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, खुद को शार्प बनाने के लिए और दुनिया में आगे निकलने के लिए। ठीक है, और मुझे तो हर बच्चे पर भरोसा है कि हर बच्चा अच्छे से कर सकता है, और आप लोग भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये एग्जाम्पल सारी की सारी थ्योरम्स एक बार फिर से प्रूव करनी है अपने आप से, ये एग्जाम्पल करना है, और आगे के जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो आपको खुद करने हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आते हैं, वैसे तो एग्जाम्पल्स हैं तो सोल्यूशन बुक में दिया होता है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है कि कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल्स को ज़रूर कर लेंगे।